बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम एमसीक्यूज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एवरीडे साइंस के हवाले से। और ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रेपिटेटिव और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और अपकमिंग जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में उनमें जो है इस तरह के एमसीक्यूज़ एवरीडे साइंस और जनरल साइंस के हवाले से आते हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और पिक्चर की मदद से मैंने इनको ऐड किया है मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग व्हिच डिटरमिन्स द कैरेक्टर ऑफ सेल, यानी सेल का जो कैरेक्टर होता है वो क्या चीज़ डिटरमिन करती है। ऑप्शन हमारे पास है न्यूक्लियस, नंबर 2 है क्रोमोसोम्स और उसके बाद है जीन्स। और इस सवाल का सही जवाब है कि जो किसी सेल के कैरेक्टर होता है उसको जो चीज़ डिटरमिन करती है, उसको जो चीज़ हाईलाइट करती है, दैट इज़ जीन्स। यहाँ इस पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पे आपको ये पार्ट ऑफ सेल्स नज़र आते हैं, दिस इज सेल, और ये सेल का जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सेल के पार्ट्स की बात करें तो एक नंबर 1 पे होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको नज़र आता है। डीएनए और आरएनए से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कमांड सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आप देखें तो यहाँ आपको नज़र आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ आपको यहाँ पे अटैच नज़र आता है। और उसके साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आती है गोल्जी अपरेटस, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये सेल के सराउंडिंग में होती है और ये सेल के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी इनवर्ड और आउटवर्ड जितने भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है उसको ये कंट्रोल और रेगुलेट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो जितने भी एनर्जी होती है उसको यूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं ताकि सेल उसको यूटिलाइज कर सके। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं कि ये जो सेल के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पूरा करता है। एक चीज़ होती है साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होती है, ये आपको जो न्यूक्लियस नज़र आता है और ये जो सेल मेम्ब्रेन नज़र आती है, इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, आपको याद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो हो गया साइटोप्लाज्म, दूसरा आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन और तीसरे नंबर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है सेल के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है लिवर, ऑप्शन 2 इज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन सी इज स्टोमक। और इस सवाल का सही जवाब है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओवरऑल अगर जनरली अगर बात की जाए लार्जेस्ट ऑर्गन की तो ऑर्गन के कौन सा आएगा, ये स्किन आएगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इंटरनल में आपने कौन सा ऑर्गन को लगाना है, इंटरनल में आपका लीवर आता है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इंसानी बॉडी का जो ऑर्गन है जो रीजनरेट करने की जिसमें सलाहियत होती है, तो वो अगेन वो लीवर होता है। उसके अलावा लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी जो है वो भी जो है वो लीवर होता है। तो लीवर इस हवाले से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब लीवर के फंक्शन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये जितने भी वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं उसको इलिमिनेट करता है ह्यूमन बॉडी से। एक्स्ट्रा जो आपकी एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा फैट्स होती है ग्लाइकोजन की सूरत में, वो लिवर और मसल्स में स्टोर होती है। और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग की में भी ये हेल्पफुल होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास पर केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास पर केजी कितनी है। 1.67262192 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 27, या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। इस सवाल का सही जवाब है 1.67262192 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के हवाले से, क्योंकि ये नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ इसके हम इस चार्ट की मदद से और भी चीज़ें हैं जो इस हवाले से हम देखते हैं ताकि वो हमारे लिए आसानी हो। देखिए यहाँ पे आप रिलेटिव मास को आपको पता चल जाएगा, रिलेटिव चार्ज कौन सा है और चार्ज इन कॉलम्स कौन सा है और मास पर केजी कितनी है। तो प्रोटॉन की बात करें तो रिलेटिव मास इसकी है 1, न्यूट्रॉन की भी 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की 0.005 पर। रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन में सबको पता है कि पॉजिटिव जो होता है, न्यूट्रॉन भी कोई चार्ज नहीं होता
और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज इन कॉलम्स में बात करें तो ये प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज कॉलम नहीं होता। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19। तो ये फिगर दोनों एक है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में माइनस है, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज आता है प्रोटॉन में पॉजिटिव। बाकी फिगर सेम है। मास पर केजी में आप देखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास पर केजी है वो एक है, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27, और प्रोटॉन की भी 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 है। दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का है, और उसकी मास जो पर केजी है वो 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 है। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से उसके रिलेटिव मास आपने याद करनी है, ये डिफरेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे उसका जो चार्ज है वो -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 है, और उसका मास पर केजी 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 31 है। तो ये आपने अलग से थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर? कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइसिस का बायस बनता है स्टार्च को शुगर बनाने के हवाले से? ऑप्शन हमारे पास है सुक्रोज, अमाइलेज, माल्टेज, और इस सवाल का सही जवाब है अमाइलेज। यानी अमाइलेज ही वो एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च की या निशास्ता की शुगर बनाने के हवाले से। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज डिटरमिन्ड बाय। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो किस चीज़ से डिटरमिन की जाती है, वो किस से आइडेंटिफाई की जाती है, वो किस चीज़ से क्लासीफाई की जाती है? ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन बी इज प्रोटॉन, एंड ऑप्शन सी इज न्यूट्रॉन। और इस सवाल का सही जवाब है कि जो पोजीशन होती है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ज़रिए से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, और इसमें आपको कुछ चीज़ें इस तरह आप कॉलम वाइज नज़र आती हैं, और कुछ इस तरह आपको रो वाइज नज़र आती हैं। जो चीज़ें इस रोज़ में है इसका दूसरा नाम है पीरियड, और इनकी तादाद है 7। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 रो हो गई, ये 2 रो हो गई, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये ऊपर वाली एक 7। तो इस तरह नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 7। दूसरी होती है कॉलम वाइज, ये जो आपको वर्टिकल नज़र आते हैं उस तरह। इनको अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये 3, और इस तरह ऑनवर्ड हम देखते हैं तो ये यहाँ पर टोटल कितने आ जाते हैं? 18 बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हो गए? ये 18 है, और इनके क्या कहते हैं? इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कितने हैं? तो 118 यहाँ पे आपको नजर आता है। अब इन नंबर्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? याद रखें कि ऊपर एक नंबर आपको नजर आता है, ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के हवाले से। यानी प्रोटॉन के ऊपर जो बेस करता है नंबर, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो एटॉमिक वेट होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के उसे ऊपर बेस करता है, उसे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप उसके ऊपर दिया होता है, उसके बाद उस चीज़ का जो सिंबल होता है और नीचे उसका नाम दिया होता है। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको 1 से लेकर 118 तक नंबर्स नज़र आते हैं। तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इस तरह जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है? एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को जाहिर करता है। तो यहाँ पे आप देखें तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, यहाँ पे हीलियम आपको दूसरे नंबर पे नज़र आती है, फिर इस तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 118 तक जाते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करता है। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के वाले से ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिमिट्री मेंडेलीव थे, रशिया के एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1869 में पीरियोडिक टेबल है इसको डिवाइस किया था। तो ये कुछ चीज़ें थी पीरियोडिक टेबल के हवाले से जो कि एडिशनली मैंने यहाँ पे दी हैं ताकि आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ कर सके। नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और ऑप्शन सी इज एल्यूमिनियम। तो अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन के साथ कुछ और क्वेश्चन भी एसोसिएट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यहाँ पे अर्थ आता है, उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्स का ऑप्शन भी आता है, उसके अलावा इस एटमॉस्फेयर का भी आता है। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट के हवाले से पाए जाते हैं। कौन से
अबंडेंट एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको एक ही जगह बता देता हूँ ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए एलिमेंट की बात करें तो यूनिवर्स सबसे पहले आता है, और यूनिवर्स की बात करेंगे तो याद रखें कि हाइड्रोजन सबसे पहले आती है 73.9% है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हीलियम है 24%, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 1%। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी यूनिवर्स के हवाले से हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन है। तो उसके बाद हम जब यूनिवर्स से आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको नाइट्रोजन 78% नज़र आती है, और दूसरा यहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो है ये 21% नज़र आती है। तो ये दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पे 0.04% है और अदर गैसेस 0.96% है। उसके बाद अर्थ एटमॉस्फेयर से हम अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले नंबर पे है 46% के साथ, और दूसरा यहाँ पे आपको सिलिकॉन नज़र आती है 28% के साथ। तो ये दोनों मिलाकर जो है ये बन जाती है 74%। तो 74% के बाद जो दीगे अर्थ क्रस्ट के हवाले से आपने याद रखनी है वो एल्यूमिनियम है, ये तीसरे नंबर पे आती है 8%। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन चौथे नंबर पे आती है, इसकी परसेंटेज है 6%, और फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम की बारी आती है 5वें नंबर पे, ये 4% के साथ है, और कैल्शियम जो है छठे नंबर पे है, ये 2.4%, और अदर गैसेस का जो शेयर है वो 5.6% है। दो ये एलिमेंट्स हो गए और बाकी 4 एलिमेंट्स ये कुल मिलाकर अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन को बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन बींग की तरफ। अर्थ के ऊपर इंसानों का बड़ा ताल्लुक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑक्सीजन नज़र आती है 65%। दूसरे नंबर पे आप देखें तो यहाँ पे आपको कार्बन नज़र आती है 18% के साथ, 18.5%। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन उसका हाफ नज़र आती है 9.5%, और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आपको नाइट्रोजन नज़र आती है 3.2%, और कैल्शियम की बात करें तो 1.5% है। तो इस तरह आप देखें तो यहाँ पे OCHN की अब्रीविएशन आपने ह्यूमन बींग के हवाले से याद रखनी है। ये आपकी 65% है, यहाँ पे ये आपके 18.5% है, हाइड्रोजन आपकी 9.5% है, और नाइट्रोजन आपकी 3.2% है। तो ये आपने याद रखना है OCHN ह्यूमन बॉडी के हवाले से। Who among the following awarded Nobel Prize twice in science? साइंस की दुनिया में किस शख्सियत को, किस साइंसदान को नोबेल प्राइज़ 2 मरतबा मिला है? ऑप्शन हमारे पास है मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। और इस सवाल का सही जवाब है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी वो साइंटिस्ट हैं जिनको 2 दफ़ा नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा जो कौन सी 4 शख्सियात हैं जिनको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ दिया गया, साइंस में भी और साइंस के अलावा भी? पहले नंबर पे मैरी क्यूरी आती है, उन्हें साइंस में दिया गया। पहला उनको दिया गया था 1903 में, ये आपने याद रखना है। 1903 में उन्हें फर्स्टली नोबेल प्राइज़ दिया गया। दूसरा उनको दिया गया था 1911 में, ये सेकंड था। इसके अलावा मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट वुमन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसके बाद सेकंड जो पर्सनालिटी है लाइनस पाउलिंग है, इन्हें केमिस्ट्री में 1954 में और पीस अवार्ड 1962 में दिया गया। जॉन बर्डीन को फिज़िक्स में ही ट्वाइस 1965 और 1972 में दिया गया, और फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में 1958 और 1980 में दिया गया। तो इस तरह ये 4 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें 2 दफ़ा जो है वो प्राइस अवार्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। शायद हम पहले देख चुके हैं कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की मकदार हमने देखी है 65%। कार्बन ये 18.9% थी। उसके बाद हमने थी हाइड्रोजन, हमने देखी थी ये 9.5% थी, और नाइट्रोजन 3.2%। तो ये कंपोजिशन बनती है ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स के हवाले से। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स हम ये भी देख चुके हैं, ये हाइड्रोजन है 73.9% के साथ, और दूसरी हीलियम बनती है अराउंड 24%, और फिर ऑक्सीजन बनती है 1% के हिसाब से। Moving on to the next question, प्लास्टिड एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। प्लास्टिड और सेल वॉल किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, या दोनों में पाए जाते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं? एक है प्लास्टिड और दूसरा है सेल वॉल। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका फ़र्क है। तो यहाँ आपने अच्छी तरह से देखना है। देखिए प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में होता है, और प्लाज्मोडिस्माटा। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। एनिमल सेल्स में ये 4 चीज़ें
नहीं पाई जाती। अब वो चीज़ें जो कि प्लांट सेल में नहीं पाई जाती और एनिमल सेल में पाई जाती हैं, एक तो सेंट्रियोल्स है और दूसरा कोलेस्ट्रॉल है। ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते और ये दोनों किस में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है या एक्सेस फूड होती है वो स्टार्च की सूरत में होती है, और एनिमल सेल में ये किस में, ग्लूकोज ग्लाइकोजीन की फॉर्म में होता है। जो जनरली जो प्लांट सेल होता है वो फिक्स्ड होता है और रेगुलर उसकी बाकायदा एक शेप होती है, लेकिन एनिमल सेल में उसकी बाकायदा शेप नहीं होती, अमॉर्फस होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु प्रोपोज्ड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने प्रोपोज किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुईस पास्चर, जॉर्ज लेमाइट्री या डिमिट्री मेंडेलीव। इस सवाल का सही जवाब है जॉर्ज लेमाइट्री थे, जो कि जिनका ताल्लुक बेल्जियम से था। उन्होंने ये थ्योरी ऑफ बिग बैंग दिया था और इस थ्योरी का लुबे लुबाब ये था कि ये कायनात जो है इसका आगाज़ हुआ था एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था। दीगर नाम में हमारे पास लुईस पास्चर है। इन्होंने 1861 में जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। इनका ताल्लुक जो है वो फ्रांस से था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद डिमिट्री मेंडेलीव ने 1869 में पीरियोडिक टेबल जो है सजेस्ट किया था। तो ये दो शख्सियात हैं इसके अलावा। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, अल-ख्वारिज़मी, अरिस्टोटल और फ्रांज बॉस। इस सवाल का सही जवाब है फ्रांज बॉस इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी और फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। अल-ख्वारिज़मी की बात करते हैं तो इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, जबकि अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, जे मैरियन सिम्स, ल्यूक हॉवर्ड और अरिस्टोटल। और इस सवाल का सही जवाब है ल्यूक हॉवर्ड इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। स्पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजर द फॉलोइंग। स्पायरोमीटर एक मशीन है, वो किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है? एक्टिविटीज़ ऑफ लंग्स के लिए, या मेजरिंग लो टेम्परेचर या एयर प्योरिटी के हवाले से? उस सवाल का सही जवाब बनता है एक्टिविटी ऑफ लंग्स के हवाले से। जो हमारे फेफड़े हैं उनकी एक्टिविटीज़ को मापने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है, और इसमें मुँह से जो है इसके हवा भरी जाती है और फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है, और इस कैलकुलेशन की बेस पे ये डिटेक्ट किया जाता है कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें तो मेजरिंग लो टेम्परेचर के हवाले से जो मीटर इस्तेमाल होता है उसे क्रायोमीटर कहते हैं, यह आपने याद रखना है। और अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है मीटर, उसे पायरोमीटर कहते हैं। तो टेम्परेचर के हवाले से हैं, लेकिन ये क्रायोमीटर लो के हवाले से है और ये हाई टेम्परेचर के हवाले से है। ये दोनों अलग अलग मशीन से। उसके बाद हम चलते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स ऑलवेज अकर्स एट। ल्यूनर इक्लिप्स जो चांद ग्रहण होती है वो हमेशा कौन से मून पे होती है? फुल मून के ऊपर, न्यू मून के ऊपर या वैक्सिंग मून के ऊपर? ये चीज़ समझने वाली है और इसका सही जवाब है फुल मून के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर्स। सूरज ग्रहण हमेशा किस चांद के ऊपर होती है? फुल मून के ऊपर, न्यू मून के ऊपर या वैक्सिंग मून के ऊपर? और इस सवाल का सही जवाब है न्यू मून के ऊपर। तो दोनों क्वेश्चन को हमने इकट्ठा करना है। एक है ल्यूनर इक्लिप्स, वो किस पे होती है? फुल मून पे, और ये है सोलर इक्लिप्स, ये चांद ग्रहण है, ये न्यू मून पे होती है। ये क्यों ऐसे होती है, आइए इस पिक्चर की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सन नज़र आता है, इसको हम एक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको चांद की दो पिक्चर नज़र आती हैं, ये फुल मून की कैफियत है ये, और यहाँ पे ये फुल मून है, ये न्यू मून है। तो इसको हम 2 से करेंगे, और यहाँ पे हमें ज़मीन नज़र आती है अर्थ, ये 3 करेंगे। देखें यह है न्यू मून की कैफियत। जब न्यू मून की कैफियत में आप देखें तो ये चांद की मुख्तलिफ़ कैफियत हैं। उसके बाद ये बनता है, फिर उसकी ये शेप बनती है, फिर चांद की ये शेप बनती है, उसके बाद फुल मून बनता है, फुल मून के बाद ये कैफियत बनती है, उसके बाद यूँ और फिर यूँ, और फिर नया मून पैदा होता है। तो ये चांद के मुख्तलिफ फेजेस हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहाँ हम देखते हैं कि पहले नंबर पे सूरज है, सेंटर में मून आया है, और फिर उसके बाद अर्थ आई है। देखिए जब सन पहले नंबर पे होता है और मून जब सेंटर में होता है और अर्थ तीसरे नंबर पे आती है, तो अब होता क्या है कि जो सूरज की रोशनी है वो चांद रोक लेता है और वो अर्थ के ऊपर नहीं जाती। तो इसे क्या कहते हैं? तो इस कैफियत को कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, और सोलर इक्लिप्स में चांद ज़मीन और सूरज के सेंटर में आ जाता है, तो ये सोलर इक्लिप्स हो गई। लेकिन वो चांद का फेज़ कौन सी होती है? देखें जब इस फेज़ में
जब चांद सूरज और ज़मीन के सेंटर में आता है तो हमेशा न्यू मून की कैफियत होती है, ये आप याद रखें। अब हम दूसरी सिचुएशन को यहाँ पे देखते हैं, जब चांद फुल मून की कैफियत में है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कम्बिनेशन क्या बनता है, पहले नंबर पे यहाँ पे सन आता है, उसके बाद अर्थ आती है सेंटर में और उसके बाद मून आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रेज जो जा रही हैं वो अर्थ ने रोक ली है, अर्थ सेंटर में आ गई है और उसने रोक ली है और वो मून के ऊपर नहीं पहुंच रही। तो इस कैफियत को क्या कहते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स। और ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, जब चांद जो है वो फुल मून पे होता है, जिसे चांद गिरहण कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द फॉलोइंग। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस सवाल का सही जवाब है प्राइम मेरिडियन। इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और सवाल का सही जवाब है इक्वेटर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम इकट्ठा करते हैं। देखें हमारी ज़मीन इस तरह है, एक लाइन है जो ज़मीन को सेंटर से लैटिट्यूडनल वाइज डिवाइड करती है और ये इसे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और इसका जो 0 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, उसे इक्वेटर कहते हैं। इसी तरह एक पैरेलल नॉर्थ और साउथ में एक लाइन हमारी ज़मीन को डिवाइड करती है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर बात की होती है और इसे क्या कहते हैं, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाते हैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये है कि ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू हाउ मेनी डिस्टेंस, 68 माइल्स एंड 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और सवाल का सही जवाब है 69 माइल्स एंड 111 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमारी ज़मीन इस तरह भी लॉन्गिट्यूडनल वाइज भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड है और फिर ये लैटिट्यूडनल वाइज भी इस तरह डिवाइड है। तो सवाल ये हो रहा है कि हर डिग्री यहाँ से इधर जाते हैं और यहाँ से इस तरफ जाते हैं और या यहाँ से इधर जाते हैं और इस तरफ जाते हैं, तो ये फासला कितना बनता है, तो ये फासला बनता है 69 माइल्स और या 111 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे रेलिवेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल किसने इन्वेंट किया था, एन बॉहर, जॉन नेपियर और चैडविक। तो सवाल का सही जवाब है जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था लॉगरिथम टेबल। जबकि चैडविक ने 1932 में एक इन्वेंशन की थी, न्यूट्रॉन जो है वो इन्वेंट किया था। ये आपने याद रखना है, न्यूट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय चैडविक इन 1932। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजिबल लाइट कलर विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। विजिबल लाइट कलर, वो कलर जिसको हम देख सकते हैं और उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, वो कौन सा है। वो कलर्स जिसको हम देख सकते हैं उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कौन से है, क्या है वो रेड है या ग्रीन है या वायलेट है। और इस सवाल का सही जवाब है वो वायलेट कलर है। हमारे जो 7 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो जो मेजर कलर्स हैं आप उनको यहाँ देख सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, ये 7 बेसिक कलर्स है जो कि हमारी विजिबल लाइट को बनाते हैं। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेवलेंथ ये जो आपके दो वेव्स के बीच में जो फासला आपको नजर आता है इसे वेवलेंथ कहते हैं। लार्जेस्ट वेवलेंथ से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की। देखें ये वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है, एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ का डिस्टेंस ज़्यादा है और 665 NM बनती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑरेंज कलर की है, इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा। तीसरे नंबर पे येलो कलर की है। चौथे नंबर पे यहाँ पे ग्रीन कलर की वेवलेंथ है। 5वें नंबर पे यहाँ ब्लू कलर की है। 6ठे नंबर पे इंडिगो है और 7वें नंबर पे जो सबसे कम वेवलेंथ है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, वो वायलेट कलर की है, 400 NM। इसके अलावा कुछ वेव्स की बात भी की जाती है कि कौन सी वेव्स की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और कौन सी वेव्स की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैमा रेज की, तो गैमा रेज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और यहाँ पे आप देखें तो रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी लॉन्गेस्ट जो है वो वेवलेंथ यहाँ है और यहाँ पे गैमा रेज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है और जो आप इनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है तो उनकी जो पावर होती है वो कम होती है। लेकिन लाइट के हवाले से आपने याद रखना है, ये वायलेट कलर है, इसकी शॉर्टेस्ट है और ये रेड कलर है, इसकी लॉन्गेस्ट है। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। कौन सी ऑर्गेनल को ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग कहा जाता है। न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एसिड यूज इन द व्हीकल बैटरीज। व्हीकल बैटरीज में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। उस सवाल का सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है कार की बैटरीज में। इसे किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है और नाइट्रिक एसिड को क्वीन ऑफ एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों एसिड आपने याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज
यूज इन कॉमन इन स्टोरेज बैटरीज। कॉमनली क्या चीज़ इस्तेमाल होती है स्टोरेज बैटरीज में? क्या कॉपर इस्तेमाल होता है, लेड इस्तेमाल होता है, या मरकरी इस्तेमाल होती है? तो बैटरीज में जो कॉमन चीज़ इस्तेमाल होती है दैट इज़ लेड। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 36 है, 12 है या 1 है? तो अगर आप पीरियोडिक टेबल के देखें तो सबसे पहला एलिमेंट जो उसमें पाया जाता है वो हाइड्रोजन है और उसका नंबर है 1। उसके बाद क्वेश्चन आता है द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग। वो कौन सी ब्रांच ऑफ स्टडी है जो ओल्ड एज या एजिंग के हवाले से मशहूर है? तो ऑन्कोलॉजी, जीरोंटोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। और सवाल का सही जवाब है जीरोंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाती है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ फ्लोटिंग बॉडीज़ वाज गिवन बाय। तैरते हुए अजसाम जो होते हैं फ्लोटिंग बॉडीज़, उनके बारे में लॉ किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था, आर्किमिडीज़ ने दिया था या गलीलियो ने दिया था? तो ये लॉ दिया था आर्किमिडीज़ ने। और इसका लुबे-लुबाब ये था कि जो फ्लोटिंग बॉडीज़ होती हैं दे आर इक्वल मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर अंडर दैट बॉडी। यानी अगर जो बॉडीज़ फ्लोट कर रही होती हैं, अगर उनकी मास जो है वो उसके नीचे जो इमर्स वाटर होता है उससे बराबर हो तो वो फ्लोट करती हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडीज़ डूब जाती हैं। कोपरनिकस ने यह दरियाफ्त किया था ज़मीन सूरज के गिर्द जो है वो घूमती है और इस तरह दीगर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो भी सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और गलीलियो ने टेलीस्कोप ईजाद की थी जिसकी मदद से उसने सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया था। RDX क्या चीज़ है? क्या एक एक्सप्लोजिव है, एक इंस्ट्रूमेंट है या फर्टिलाइज़र है? तो सबको पता है कि RDX इज़ एन एक्सप्लोसिव। हु कॉइन्ड द टर्म बिग बैंग? बिग बैंग की इस्तिलाह किसने इस्तेमाल की थी? बिग बैंग का नज़रिया तो जॉर्ज लेमाइट्री ने दिया था, लेकिन उसकी इस्तिलाह किसने ईजाद की थी? तो थॉमस एडिसन थे या फ्रेड हॉयली थे या अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो फ्रेड हॉयली थे जिन्होंने ये टर्म बिग बैंग जो है ये क्वाइन की थी, जबकि जॉर्ज लेमाइट्री ने बिग बैंग की थ्योरी दी थी। विच यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? कौन सी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की कौन सी यूनिट है जो कि 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है एम्पेयर, डेसिबल और हर्ट्स। तो ये है हर्ट्स। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 1 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से होती है ये हर्ट्स कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एक इलेक्ट्रिक सेल का वो क्या कहलाता है? डायोड कहलाता है, एनोड कहलाता है या कैथोड कहलाता है? तो ये एनोड कहलाता है। तो पॉजिटिव ये है, ये एनोड है और फिर इसका मतलब हुआ तो नेगेटिव क्या होगा? ये कैथोड होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह होते हैं। यहाँ इस पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेल दिए गए हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये गैल्वानिक सेल है। यहाँ पे आपको एथोड पॉजिटिव और कैथोड जो है ये नेगेटिव नजर आता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है। लेकिन अगर आप गैल्वानिक सेल में बात करें तो ये भी यहाँ एनोड जो है वो नेगेटिव है और कैथोड जो है ये पॉजिटिव है। तो ये आपने याद रखना है, एग्जामिनेशन में इस तरह चीजें पूछी जाती हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने ख़िताम को पहुंचा। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।